कक्षा 12 की भूगोल प्रारंभ की थी हमने, और जिसमें हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित जो बुक्स है वो प्रारंभ की थी। ये जो बुक्स हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो 12th के लिए एनसीईआरटी बुक्स हैं, इसको प्रारंभ किया था हमने। 2 बुक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने एक तो आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को प्रारंभ किया है हमने। और इस बुक में जो पहला लेसन है आपका मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। क्या? मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें इस लेसन में से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एनसीईआरटी के अनुसार, वो 1 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कितने नंबर की? 1 नंबर की। तो जो भी 12th के बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो 12th में अध्ययन कर रहे हैं, उनको इस लेसन में से 1 लाइनर क्वेश्चन याद करने हैं। कौन से? 1 लाइनर, 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का आंसर याद करना है। उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये परिभाषा है जो आपके बुक्स में दी हुई है। ये 3 परिभाषाएं हैं जो आपके बुक्स में दी गई हैं। हमेशा पिछली बार जितने भी पेपर रहे हैं उनमें से या तो आपसे ये परिभाषा देकर ये पूछा है कि किसकी परिभाषा है। जैसे ये परिभाषा दे दिया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये चीज़ दी और पूछ लिया कि ये परिभाषा किसकी है। एक तो ये हो गया। एक है आपके कि उसने दिया कि रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है। सब आपको ये रिपीट करना है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। पहली चीज़ तो कि मानव भूगोल का जब भी जिक्र आए, किसका? मानव भूगोल का जब भी आपके साथ में जिक्र आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मानव भूगोल का मतलब है मानव से, कि मानव प्रकृति के साथ कोई ना कोई संबंध रखेगा। किसके साथ में? मानव प्रकृति के साथ कोई संबंध रखेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका मानव भूगोल के संबंधित चीज़ें हैं। देखो अक्सर आप देखो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको जैसे नदी का एग्जाम्पल देता हूँ कि नदी का एग्जाम्पल हम, नदी जो है उसका संबंध हम मानव से कैसे रखते हैं। मैंने कहा कि नदी किस अवस्था में है? यौवन अवस्था में। तो यौवन अवस्था किसकी है? मानव की। नदी जब सबसे समुद्र में गिरती है उससे पहले किस अवस्था में आ जाती है? वृद्धावस्था में। इसका मतलब मनुष्य किस अवस्था से संबंध रखा है? वृद्धावस्था से। नदी जब पहाड़ों से छोटी छोटी सरिताओं के रूप में निकलती है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था। तो नदी की प्रौढ़ावस्था, बच्चे की प्रौढ़ावस्था मानव से संबंध है। मैंने कहा नदी की जिह्वा, दूसरी बात आपने देखो मानव से संबंधित चीज़ें हैं पृथ्वी की सब। जैसे आपने तूफान पढ़ा है तो तूफान बताए तूफान की आँख। तूफान की आँख वास्तव में होती है क्या? तूफान की आँख मतलब मनुष्य से तुलना की है, मनुष्य की आँख से तूफान की आँख की तुलना की है। ऐसे ही मैंने कहा कि जो जल डमरू मध्य होता है, जल डमरू मध्य समझते हो? जल डमरू मध्य समझते हो? जैसे भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। कौन सा है? आपने डमरू देखा? शिवजी वाला देखा सबने? शिवजी वाला डमरू देखा है ना? वो बीच में से क्या होता है? सिकुड़ा हुआ होता है और साइड से उसका आकार बड़ा होता है, तो वो होता है डमरू। और अगर किसी पाक जल डमरू मध्य मतलब श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है वो क्या है? पाक जल डमरू मध्य है। और उसकी तुलना किससे की है? ग्रीवा से की है, गर्दन से की है। जो गर्दन यहाँ से पतली है, ऊपर से सिर बड़ा और नीचे शरीर बड़ा। इसका मतलब मनुष्य ने प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनके सबका तुलना किससे की है? मानव के किसी न किसी रूप से की है। जैसे नदी की यौवन अवस्था की है, नदी की प्रौढ़ावस्था की है, नदी की वृद्धावस्था की है, और पाक डमरू मध्य की तुलना किसी की है? ग्रीवा से। तूफान का जो बीच का सर्कल होता है उसकी तुलना किसी की है? आँख से। किसी की है? आँख से। तो इसका मतलब मानव प्रकृति को जीवंत रूप से, मतलब प्रकृति को जीवंत रूप से तुलना करना है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको एक चीज़ बड़ी आश्चर्य होगी कि जर्मन देश है, जर्मनी, क्या देश है? जर्मनी।
सबने सुना है जर्मनी। जर्मनी देश है, जर्मनी के विद्वानों ने, किसने, विद्वानों ने राज्य या देश, जर्मनी के भूगोलवेत्ता ने राज्य देश की तुलना जीव से की है। किससे की है? इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी राज्य को सजीव की दृष्टि से देखते हैं। तो जर्मनी के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है कि जीवित, किससे की है, राज्य देश की तुलना जीवित जीव से की है। किससे की है? जीवित जीव से की है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकांश प्राकृतिक जो चीज़ हैं उनकी तुलना मनुष्य के किसी न किसी अंग से की गई है। जैसे ग्रीवा से की गई है, आँख से की गई है, अवस्थाओं से की गई है। तो जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी देश या कोई भी राज्य है वो कैसा है, जीवित जीव है, सजीव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने राज्य या देश की तुलना जीवित जीव से की है? जर्मनी। या दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जर्मनी के, किसके, जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने देश की तुलना किससे की? जीवित जीव से। या जीवित जीव से तुलना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने की है? जर्मनी की। याद रहेगा। आप देखो कि किसी देश में सड़क तंत्र है, किसी देश में रेल तंत्र है, उसकी तुलना मनुष्य की धमनियों से की गई। या मनुष्य की धमनियाँ हैं जिसमें रक्त प्रवाह होता है, उससे तुलना किससे की गई है? जैसे सड़क का विकास हुआ है, सड़क तंत्र है, परिवहन तंत्र है, आपका रेल तंत्र है, उस सब की तुलना किससे की गई है? मनुष्य की धमनियों से। मतलब भूगोल जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मानव से संबंधित चीज़ें हैं, सब कुछ, सारी मानव से संबंधित चीज़ें हैं। तो इस संदर्भ में आपको 2-3 क्वेश्चन निकल के आए कि एक तो मनुष्य से के अंगों से तुलना की गई है, जैसे तूफान की आँख। दूसरी, जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि देश या राज्य है वो कैसा है? जीवित राज्य है। कैसा है? जीवित जीव से तुलना की गई है। क्लियर? अब परिभाषा देखते हैं। अध्याय आपका पहला चल रहा है। कौन सा अध्याय चल रहा है? फर्स्ट लेसन क्या है, नाम क्या है? मानव प्रकृति व विषय क्षेत्र, ये लेसन है आपका। मानव प्रकृति और विषय क्षेत्र। अब परिभाषाओं पर गौर करिए आप। देखो, इन परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहेगी। पहली परिभाषा है मानव भूगोल, मानव समाज। परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं हम? मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ रहे हैं। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, जिसमें जब 3 मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे, 1, 2 और 3, और तीनों में से कोई ना कोई परिभाषा एग्जाम में जरूर आती है, हर बार आती है, ऐसा नहीं आती नहीं है। देखो, मानव भूगोल ये तो परिभाषा हो गई। मानव समाज किसकी? मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, परिभाषा पूरी याद नहीं करनी, आपको रटनी नहीं है। परिभाषा क्या है? रटनी नहीं है कि आप कहीं परिभाषा रटने लग जाओ ना। आपको केवल ये 2 शब्द याद रखने हैं और तीसरा शब्द याद रखना है, आपको ये शब्द याद रखना है। तो इसमें जोर किस पर दिया है? संश्लेषण पर जोर दिया है।
क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल, ये मनुष्य है और ये पृथ्वी है, के बीच संबंधों का जो संश्लेषण अध्ययन है। मानव भूगोल, मानव खुद मानव हो गया, और धरातल मानव समाज, समाज में मानव, समाज में मानव व्यक्ति आ गए कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है, धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है, संश्लेषण अध्ययन है, मतलब एनालिसिस है किसका, मानव का, और धरातल के बीच जो एनालिसिस है वो क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है, रेट जेल की है, याद रहेगा, रेट जेल, आपको याद रखना है, रेट जेल। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, वो क्या कहलाता है आपका, मानव भूगोल। परिभाषा याद रहेगी, मानव समाज, धरातल और संश्लेषण, ये 3 वर्ड याद रखने हैं, और ये वर्ड दिखाई दे तो रेड जेल आंसर करना है। आगे पर आप पढ़ेंगे हम। उसके बाद है अगली परिभाषा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। आपका अस्थिर पृथ्वी से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी गति नहीं कर रही, पृथ्वी गति तो कर रही है, लेकिन प्रकृति जो है वो उसमें क्रियाशील मानव। देखो आप देखो, जितनी भी चीज़ें हैं, खनिज संसाधन हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, जितनी भी चीज़ें उनका सबका उपयोग दोहन कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। तो मनुष्य कैसा हुआ, क्रियाशील हुआ, और पृथ्वी ये सारी चीज़ें गिफ्ट में दे रही है आप लोगों को। किस में दे रही है, गिफ्ट में। तो पृथ्वी क्या हुई, अस्थिर हुई, मतलब पृथ्वी, मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए कि ये कोई पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, और इस पर ये मानव, ठीक है। अब इस मानव ने इस पृथ्वी पर, मानव ने पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन किए हैं, आप देखो प्राचीन काल में मानव नग्न अवस्था में घूमा करता था, उसके बाद मानव पत्ते और छाल को अपने वस्त्र बनाने लगा, उसके बाद मानव ने कपास का उपयोग करना प्रारंभ किया, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, परिवर्तन हुआ है धीरे धीरे। इन चीज़ों क्या हुआ, परिवर्तन। परिभाषा क्या कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलन सैंपल की परिभाषा है, और ये एलन सैंपल किसकी शिष्य है, रेड जेल की शिष्य है। लिख सकते हो यहाँ पर आप, रेड जेल की शिष्य किसकी स्टूडेंट है, रेड जेल की स्टूडेंट है ये आपके एलन सैंपल। आपको बता दूं, अब ये जो एलन सैंपल है, और ये कट्टर नियतिवादी है। कट्टर नियतिवादी का मतलब क्या है, पूरी तरह प्रकृति का सपोर्ट करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, आज मैं यहाँ, जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ और आप कल इस वीडियो को देखोगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप इसको यूट्यूब पर देखोगे, तो ये पूर्व नियत है, ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति ने पहले से निर्धारण कर रखा है कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं क्लास लूँगा और आप उसको एक दिन बाद पढ़ोगे या पढ़ोगे। तो इसमें मेरा कोई कार्य नहीं है, आपका भी कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, प्रकृति का निर्धारण है। किसका निर्धारण है, प्रकृति का, प्रकृति के द्वारा निर्धारित की हुई चीज़ें हैं। तो वो ऐसा कौन मानती है, एलन सैंपल मानती है। तो ये कौन है, कट्टर नियतिवादी। लिख सकते हो, कट्टर नियतिवादी। ये क्वेश्चन खूब आता है, आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, फिर मैं जिक्र करूंगा, याद रखना। मैं आपसे पूछूंगा कट्टर नियतिवादी कौन है, आगे पढ़ेंगे नियतिवाद, संभाववाद, जब जिक्र आएगा कि कट्टर नियतिवादी कौन है, एलन सैंपल। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन।
कि मानव प्रकृति में जो भी परिवर्तन कर रहा है, अगर उनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, मानव भूगोल है। यह क्या कर रहा है कि यहाँ समाज है और धरातल है और उसके बीच का संश्लेष अध्ययन है। लेकिन ये परिभाषा बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव प्रकृति अस्थिर पृथ्वी के साथ में जो भी परिवर्तन कर रहा है, आप देखो क्या परिवर्तन कर रहा है, मकान बना रहा है, खनन कर रहा है और सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके परिवर्तन में हो रही हैं। तो उन परिवर्तनों का अगर अध्ययन किसी चीज़ में करेंगे तो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी परिभाषा है विडाल डिला ब्लास की। किसकी परिभाषा है, विडाल डिला ब्लास। तो इसमें क्या है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न करना। ये क्या कह रहा है कि अपनी पृथ्वी पर जो मानव रहता है या जीव रहते हैं, मानव नहीं, संपूर्ण जो जीव रहते हैं, रहने वाले जीवों के मध्य संबंध से अधिक संश्लेषित ज्ञान। ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनको जो भौतिक कारक नियंत्रित करते हैं। अब आप बोलोगे सर भौतिक कारक जीवों को नियंत्रण कैसे करते हैं, मैं कह रहा हूँ देखो मिट्टी भौतिक कारक है, जलवायु भौतिक कारक है, ये सब मिट्टी है, जलवायु है, ये सब किसको नियंत्रित करते हैं, आपके भौतिक कारक हैं। आप कहोगे सर कि मिट्टी कैसे प्रभावित करती है। आप देखो जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ नदी का क्षेत्र है, दोमट मिट्टी का क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ अधिकांश सभ्यताएं विकसित हुई हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको पता है कि अधिकांश सभ्यताएं वहाँ क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। आप मरुस्थल में कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई, आप शीत मरुस्थल में मकान नहीं बना सकते, आप ऐसे क्षेत्र में मकान नहीं बना सकते जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, क्योंकि भौतिक कारक हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हमारी पृथ्वी नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, मतलब प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, भौतिक नियम। अत्यधिक आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप बाहर ज़्यादा नहीं घूम सकते, तो ऐसे नियम, ऐसे भौतिक कारक जिनके द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले जीव क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान से उत्पन्न कल्पना क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपके मानव भूगोल। और ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है आपके विडाल डिला ब्लास की। किसकी परिभाषा है, विडाल डिला ब्लास। तो ये तीन परिभाषाएं आपको अच्छे से याद करनी है, तीनों परिभाषाएं अच्छे से याद करनी है। क्लियर, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी, ठीक है। और अब अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, वो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे आपका कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये अगला टॉपिक है इसमें आपका कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इसमें जो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपके वो इससे संबंधित चीज़ होगी। और आप जो भी बच्चे 12वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं और उनके पास में कला वर्ग में भूगोल विषय है, तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उनको गर्मियों की छुट्टियों में इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलेगा और उनका सिलेबस भी घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। मैं सभी अध्यापकों से जो भूगोल पढ़ाते हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वो अपने छात्रों को इस चीज़ को बताएं और वो इस चीज़ को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।